जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन में बताइएगा, मुझे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए जी, आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपसे बस 2-4 मिनट जो है वो मुखातिब होऊंगा। उसके बाद आपके ट्रेनर ही आपसे बात करेंगे, सारी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। आई एम नॉट द ट्रेनर, ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को। इंस्टीट्यूट के पार्ट पे थोड़ा सा आप लोगों को इंस्टीट्यूट के हवाले से ब्रीफ करने आया हूँ जी। ऑनलाइन मुझे बता दीजिएगा, आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी सर, ठीक आ यस, रही है। ठीक बिल्कुल है, क्लियर थैंक आ यू रही सो है। मच। थैंक यू। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा आईसीटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आईसीटी के बारे में हो सकता है कुछ दोस्त ऑलरेडी जानते हो, जो नहीं जानते मैं आपको थोड़ा सा एक तारुफ इसलिए ही मैं हाजिर हुआ हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मतलब आप जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्टैंडिंग है, उनका क्या पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आईसीटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हवाले से आपको बताता चलूं कि अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज करके बोलूं तो वो ये है कि हम बेसिकली जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान, उसको हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गैप क्या है? बेसिकली वो है प्रैक्टिकलिटी का जो गैप है। आप जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, आप उसमें जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आप पास आउट लोग भी बैठे हुए हैं, ऑनलाइन में भी इसी तरह हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। और कुछ अभी जो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एक्टिव डिग्री प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, इनरोल्ड हैं, ठीक है। आप जब डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो टेक्निकली आप कोई भी डिसिप्लिन उठा लें, चाहे आप लॉ का डिसिप्लिन उठा लें, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का उठा लें, कोई बिजनेस का डिसिप्लिन उठा लें, उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट नहीं होता। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको सादा सी एग्जांपल दूं कि एक बच्चा यहाँ पे बता रहा था कि उसने वो अकाउंट्स की डिग्री में एनरोल है, तो भाई जो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म आप वहां पे पढ़ रहे हैं डिग्री प्रोग्राम के अंदर, उसको जब आप पास आउट होने के बाद आप जाएंगे जॉब मार्केट के अंदर तो चीजें वैसी नहीं होती, ठीक है। वहां पे अकाउंट्स मेंटेन करने का मैकेनिज्म वैसा नहीं होता, वहां पे डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां उस तरह से रजिस्टर्ड के ऊपर नहीं हो रही होती। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस अपने नीड के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई सिस्टम यूज कर रही होती है, ठीक है, जबकि आप उस सिस्टम से वहां पे रहते हुए फेमिलियर ही नहीं होते। तो टैक्सेशन में भी अगर बात की जाए, जो लोग लेट से अभी एक रिसेंटली जो है वो, इससे पहले तो हमारे यहाँ मैकेनिज्म ये था कि डिफरेंट जो डिसिप्लिन थे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, उनके अंदर जो है वो टैक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ठीक है। बीकॉम में है, आप लॉ में बात करें तो फाइनल ईयर में टैक्स का एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर कुछ और बिजनेस के प्रोग्राम्स की बात कर लें तो उनमें टैक्स का सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वो भी आपका जो है थोरेटिकल अप्रोच के साथ होता है। अभी रिसेंटली जो है वो एक प्रॉपर डिग्री भी टैक्स की बीएस टैक्सेशन के नाम से कुछ यूनिवर्सिटीज ने जो है इंट्रोड्यूस करवा दी है। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलरली उस डिग्री को भी रेफर करूं तो वहां पे जो आपने टैक्स पढ़ना है वो थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ है। टैक्स प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इस जो गैप को बेसिकली ब्रिज करने के लिए हमने डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए। और अभी हमारे पोर्टफोलियो में इस टाइम करंटली मोर देन कोई 25-30 कोर्सेज हैं जो डिफरेंट बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने डिजाइन किए हुए हैं। इस कोर्स का क्रक्स आगे जाके आपको भी सर बताएंगे, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ, सब्जेक्ट टू योर डेडिकेशन, सब्जेक्ट टू योर पैशन, कमिटमेंट के आप लोग टैक्स सीखने आए हैं। अगर आप 4 महीने ये दे लेते हैं इस तरह से कि कमिटमेंट के साथ क्लासेस लें, अनलेस देयर आर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, तो आपने क्लास स्किप नहीं करनी। फिर जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो क्लास के अंदर राव साहब परफॉर्म करवाएंगे, आपने उसको लाजमी जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है। एनटीएन आप लोगों में से हर एक के पास होगा, अगर आपका अपना नहीं है तो किसी फैमिली मेंबर का होगा। और आप लोग इस हवाले से भी मैं कहूंगा कि लकी हैं इन अ सेंस कि अभी टैक्स सीजन चल रहा है, ठीक है। तो आप बेशक, आपके वालिद साहब का है, भाई का है, वालदा का है, किसी का भी एनटीएन है, आप उसको जो है वो लॉग इन करके सितंबर तक प्रैक्टिस करते रहें डिफरेंट सिनेरियोज की।
आपने रिटर्न ही फाइल करनी है ना, आप सितंबर के लास्ट वीक में कर दीजिएगा। ठीक है। तो जो सिनेरियो सर यहाँ पे आपको करवाएंगे, आपने उसको जाके एक दफा खुद अटेम्प्ट लाजमी करना है। और एक सिनेरियो से ये आगे जाके आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आने वाला है, जो कि मैं आपको पहले से बता देता हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा ये 99 बैच है सीक्वेंस के अंदर। वैसे हमारा बैच नंबर जो 1 और 2 है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। वो क्या है, स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस का कहीं ना कहीं गिला करता है कि सर उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हुई। तो भाई जो आपको राव साहब ने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो करवाना है, ठीक है, उन्होंने भी फिगर्स पुट करने हैं ना, जब वो आयरस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। उसी पर्टिकुलर सिनेरियो को आप उससे 10 नए सिनेरियोज बना सकते हैं। सैलरी इनकम अगर 2.4 मिलियन उन्होंने ली थी, डिडक्शन में अगर ज़कात उन्होंने 200 के ली थी, ठीक है, आप उसके फिगर चेंज करके एक नया सिनेरियो बना सकते हैं। इसी तरह बिजनेस इनकम की जब रिटर्न होगी तो उसमें भी ऑफ कोर्स हम फिगर ही यहाँ पे पुट कर रहे होंगे। तो उन फिगर्स को आप चेंज करके आप एक नया सिनेरियो जो है वो बना सकते हैं। ये सारे के सारे इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। यानी एक तरफ आप जो है वो सीख रहे होंगे और दूसरी तरफ अगर आप उसको जाके इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप इतने कैपेबल होंगे, इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नेटवर्किंग और आउटरीच की अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। आज क्लास में ऑडियंस यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेदर की वजह से थोड़ी कम है, ये क्लास खचाखच भरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन से, जैसे अभी मैंने पूछा भी है, डिफरेंट डिसिप्लिन से लोग बैठे होंगे। यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, यहाँ पे लॉयर्स भी बैठे होंगे, यहाँ पे कोई बैंकर भी बैठा होगा, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम, जो बंदा अकाउंट्स में फाइनेंस में काम कर रहा है वो भी बैठा होगा। तो यहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग भी स्टार्ट होगी जब आपने 4 महीने एक साथ क्लासेस लेनी है। सीईओ साहब का मैसेज, विजन और मिशन को मैं ऑलरेडी ब्रीफ करके आपको बता चुका हूं कि हम बेसिकली जो ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उससे हटकर ऑफर कर रहे हैं। आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस एनी डिग्री प्रोग्राम, मतलब कोई बंदा ये ना ले कि मैं जो है ना वो डिग्री को कहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन यही बात जो है वो एब्सोल्युटली राइट है कि एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन हमारे डिग्री प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटीज में ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में भी जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा है, वो बेसिकली एक सोशल सर्कल बना हुआ है जिसकी वजह से वो जा रहा होता है। अदरवाइज तो यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट जो है वो लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, और अगर जो लोग लेते भी हैं तो वहां पे उस तरह से चीजें प्रैक्टिकली तो हमें नहीं करवाई जा रही होती हैं। हमारी फिजिकल लोकेशंस जो हैं, आप लाहौर कैंपस में बैठे हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। हेड ऑफिस जो है वो हमारा इस्लामाबाद के अंदर है। और इसके साथ साथ एक हमारा जो कैंपस है वो कराची में भी है। तो हम पाकिस्तान के 3 मेजर सिटीज के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से अगर आपको बताऊं तो इंटरनेशनल टैक्सेशन हम सिर्फ लोकल यानी पाकिस्तान की टैक्सेशन के कोर्स नहीं करवा रहे हैं, बल्कि यहाँ बैठ के हम यूके, अरे यूएसए, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, और अभी जो है वो हमारा एक बहरीन का भी कोर्स सर, आ रहा है, आवाज ठीक नहीं है। आ रही आप। जी, बाकी दोस्त भी बता दें आवाज भाई, नहीं आ रही। कि आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग भी बता दें। आवाज का इशू आ रहा सर आवाज बिल्कुल ठीक है, उनका इंटरनेट का इशू है मेरे ख्याल। थैंक यू सो है। मच, सर, आपका वॉइस का शुक्रिया। इशू आ रहा है। भाई आप अपनी अपना इंटरनेट चेक करें। एंड थैंक यू। अच्छा, तो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज भी ऑफर करवा रहे हैं। अभी अगर आपके जहन में ये सवाल नहीं आया तो आने वाला होता है, आ जाता है ये सवाल कि भाई यहाँ बैठ के कोई बंदा जो है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्स क्यों करे, उसको क्या बेनिफिट होगा। द रीजन बीइंग वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल एज, ठीक है। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स या लॉ के बैकग्राउंड वाले हैं, आप जब टैक्सेशन की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आप सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं। आपको काम आता है यूएसए का, आप एज ए फ्रीलांसर भी सर्विसेज दे सकते हैं। आप डिफरेंट बीपीओ सेटअप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीओ सेटअप क्या है, जिस तरह हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि सीए फर्म्स होती हैं, ठीक है, वहां पे सीपीए फर्म्स होती हैं। वहां पे इनरोल्ड एजेंट्स की फर्म होती हैं जो कि अकाउंटेंसी और टैक्स की सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। अब उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, इस साल अभी अक्टूबर में जाके उनका टैक्स सीजन एंड होना है। आई एम एक्सपेक्टिंग 170 मिलियन रिटर्न्स। लास्ट ईयर जो है ये तकरीबन 155 मिलियन का फिगर था, और इतना वहां पे जंप आता है, ठीक है। तो 17 करोड़ रिटर्न जो है वो फाइल होंगी, और इसमें से मेजर काम जो है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा होता है।
तो आपको काम आता है तो आप बीपीओ सेटअप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, मैंने पॉइंट मिस कर दिया। अब जब उनके पास इतना ज्यादा काम है, अगर उसको कैटर करने के लिए वो वहां पे किसी टैक्स अकाउंटेंट को, टैक्स एडवाइजर को हायर करते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। एक चीज से आप सारे लोग बखबर जानते होंगे इस बात को, कि बेसिकली आपका अगर कोई कोलीग, कोई दोस्त, ठीक है, कोई मोहल्ले में से कोई बाहर गया हुआ है, ठीक है, वो लोग जो वहां पे जाके और जॉब्स भी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे डिलीवरी की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो कोई बंदा कहीं पे जाके सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दे रहा है किसी बिल्डिंग के बाहर, किसी स्टोर के बाहर, तो वो भी जो है वो $10-12 पर घंटे के चार्ज कर रहे होते हैं। ये मिनिमम वेज के उनके क्राइटेरिया है, डिफाइन है, और उसको कोई भी बंदा बाईपास नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब हम अकाउंटेंट्स की बात करते हैं, जब हम टैक्स वाले लोगों की बात करते हैं, तो ये तो प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। इसकी वजह से वहां पे ये लोग जो है वो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। और इसी गैप को कम करने के लिए, अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, वो क्या करते हैं, ऐसे कंट्रीज जहां पे उनको चीप लेबर अवेलेबल होती है, लाइक सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वो यहाँ पे अपने बैक ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं। वहां पे उन्होंने जहां पे 20 लोगों की टीम बैठानी थी, 4 लोगों की टीम बैठाई। सिर्फ काम को जो है वो, जो लोग आ रहे हैं क्लाइंट इंगेजमेंट कर रहे हैं, जबकि उनको जो सर्विसेज देनी है, जो काम उनका परफॉर्म करना है, वो सारे का सारा कहाँ से हो रहा है, बैक ऑफिस से। और वहां पे जो उनको रिसोर्स $4000 में मिलना था, यहाँ पे अगर वो एक वेल क्वालिफाइड बंदे को, फॉर एग्जाम्पल, वो $1000 भी पे करते हैं, और ये मैं आपको बहुत देर मिनिमम सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, उनकी $3000 की सेविंग हो रही है, जबकि जो बंदा यहाँ पे $1000 ले रहा है बेसिकली, उसके लिए जब आप कन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो वो उसको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 275 280 एक एवरेज सैलरी नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल सैलरी है। और ये सारी चीजें पॉसिबल है उस सूरत में जब आपको काम प्रैक्टिकली आता होगा। ये सारा सिनेरियो जो है वो बाकी इंटरनेशनल टैक्सेशन कोर्सेज के ऊपर भी अप्लाई होता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन कोर्सेज के अलावा पाकिस्तान की मार्केट में सीटीए का कोर्स, जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, फिर इसका एक एडवांस वर्जन है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के नाम से। वो क्या है, जिसमें हम नोटिस को डील करना सिखाते हैं कि अगर आपको डिपार्टमेंटल नोटिस आ रहे हैं तो उसको आपने कैसे कैटर करना है। ठीक है, नोटिस से बात आगे चलती जाती है लिटिगेशन में, तो आप अपील्स में जाते हैं, आइदर विद कमिश्नर अपील्स, या फिर आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो अपील फाइल करने का क्या मैकेनिज्म है, वो तो टैक्स लॉयर जाएगा ना, मैं आपको बताता हूँ हुजूर। टैक्स लॉयर से पहले भी जो है वो कुछ लोग होते हैं लाइसेंस याफ्ता, जो कि एपेलेट ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं। उसके लिए आईटीपी चाहिए होते हैं आपको। आईटीपी की अगेन एक फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, जो वो मीट करता है तो उसको आईटीपी का लाइसेंस मिलता है। ठीक है, टैक्स जो वकला की बात आती है, जो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक एडेड एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि जब अपील से भी मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो आप रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस फाइल होता है हाई कोर्ट के साथ, और हाई कोर्ट में कौन अपेयर होगा, एडवोकेट हाई कोर्ट। ठीक है, और जो आपकी ग्रोथ है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर, वो आपकी टैक्स लिटिगेशन में है, कंप्लायंस में उस तरह से ग्रोथ नहीं है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर हम तो कंप्लायंस वाले कोर्स में बैठे हुए हैं, तो मैं आपको मुख्तरन यहाँ पे ये कहूंगा कि भाई, अगर आप में से किसी का एम है कि उसने जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो उसकी प्री रेक्विजिट है कि उसने पहले एमबीबीएस करना है, फिर वो एफसीपीएस में जाएगा, स्पेशलाइजेशन चूज करेगा। और जिसने एमबीबीएस में इनरोल होना है फॉर इंस्टेंस, तो उसके लिए प्री रेक्विजिट है कि वो एमडी कैट क्रैक करेगा, वो एफएससी प्री मेडिकल करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जब आपको कंप्लायंस के ऊपर अच्छी कमांड आती होगी, तो तब आप जो है वो लिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं। कंप्लायंस से क्या मतलब, कंप्लायंस से मुराद है कि आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि ये ब्रैकेट है, इससे पार अगर आपकी इनकम है तो आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, अब ये अगर आप नहीं करते तो आप नॉन कंप्लायंट है। ठीक है, लिटिगेशन कहां पे अराइज होती है, जब कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है या आपने कंप्लायंस नहीं की है, नॉन कंप्लायंट है, तब भी लिटिगेशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स है हमारे पास, और ये एक बड़ा कोर्स सब्जेक्ट है। आपको मार्केट के अंदर बहुत कम लोग मिलेंगे कि जिनको आईपी के ऊपर एक अच्छी कमांड हो। कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, जीआईस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हवाले से किसी को पता है, कोई भी? एग्जैक्टली, इसकी कोई रिसेंट एग्जांपल दें, और पाकिस्तान में ये कानून क्यों बना है, ऑनलाइन में भी जो भाई भाई बैठे हुए हैं हमारे पास।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का ये जो कानून है, ये क्यों वजूद में आया था? बड़ा फेमस केस है भाई। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का केस हमारे पास तब आया जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। ठीक है। किस मुद्दे को लेके गए थे? कि बासमती जो है वो हमारा है। इंडिया इसको क्लेम करता है कि बासमती वहां का है। ठीक है। तो जब हम वहां पे गए तो हमारे पास बैक एंड पे कोई लॉ ही मौजूद नहीं था। ठीक है। फिर हमने ये जो लॉ है इसको पास करवाया, और उसके बाद जीआईज अब जो है वो बकायदा तौर पे प्रोटेक्टेड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं पेशावरी चप्पल। ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफिकली एरिया है पेशावर। ठीक है। ये वहां को इंडिकेट करती है, तो इसके आगे जो है वो राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इन्फ्रिंजमेंट होती है तो जब एक लॉ मौजूद है तो फिर उसकी जो है वो आपने ग्रीवियंस कैसे फाइल करनी है वो भी सारी चीजें कवर होती हैं। क्विक बुक जीरो जो अकाउंटिंग वाले बैकग्राउंड वाले हैं, स्पेसिफिकली आपको अगर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आता है, क्विक बुक्स आता है, जीरो आता है, पेज से, ये पुराने हो गए हैं वैसे। अभी जो ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो दो हैं, और तीसरे नंबर पे सैप आता है। ठीक है। आपको ये आता है तो आप बुक कीपिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर सैप का कोर्स है। देन कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग जो स्पेसिफिकली करियर में जो है वो कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी के साथ अटैच होना चाहते हैं। ठीक है। उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का स्पेसिफिक कोर्स है, जो कि बिजनेस जो आपका एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड हो रहा होता है उसकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस कैसे होती हैं, उसकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग कैसे होती हैं, इवेंट बेस्ड फाइलिंग कैसे होती हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर होती हैं। और फिर इसके अंदर आपके स्पेशलाइज्ड बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट वाले एरिया में कवर होते हैं। यहाँ पे कोई भाई बैठा है जिसका स्पेसिफिकली इंटरेस्ट हो कि यार इनकम टैक्स मुझे आता है, मैंने सेल टैक्स सीखना है, तो उसके लिए फिर स्पेसिफिकली सेल टैक्स का अलग से भी कोर्स है। और ये सिर्फ इतने ही कोर्स नहीं है, बल्कि अभी हमारे पोर्टफोलियो में एडिशंस भी हुई हैं। लाइक वी आर ऑफरिंग एआई फाइनेंस। अब चूंकि एआई का दौर है, एआई एम्पावर्ड ऑडिट सिमुलेशन। ठीक है। ऑडिट किस तरह से आप करते हैं और उसमें आप एआई को किस तरह से यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है हमारे पास। तो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और हम सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स नहीं ऑफर करते, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं ऑफर करते, बल्कि हमारे पोर्टफोलियो में आगे जाके अगर मैं आपको बताऊं तो आईटी रिलेटेड भी ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो इसलिए मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। आईसीटी बिजनेस स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम के साथ वो भी हम ऑफर करते हैं। देन वी आर ऑफरिंग एसीसीए सीए की कोचिंग जो होती है हम वो भी ऑफर कर रहे हैं। आईसीटी जो है वो कैम्ब्रिज की क्लासेस भी ऑफर कर रहा है। तो हमारा जो सारी के सारा जो बैकग्राउंड है, या अभी भी हम जो चीजें करवा रहे हैं, जो हम डिसिप्लिन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो सारे का सारा जो है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। लेकिन ये अगेन ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो बच्चा हमारे पास सीए एसीसीए में भी इनरोल हुआ है, तो उसको ठीक है हमने एग्जाम के लिए प्रेपरेशन तो करवानी ही करवानी है, लेकिन उसमें वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं है कि हम उसको एग्जाम प्रेपेयर करवा रहे होंगे। बल्कि उसमें भी हमारी अप्रोच ये होगी कि वो जो सब्जेक्ट हमारे से ले रहा है, हम उसकी साथ में उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दें। क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हमारी सर्विसेज की डोमेन भी है अलग से। सबसे पहले तो कोई बंदा पैदा होता है, ठीक है, पैदाइश के बाद सबसे पहला इवेंट जो है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट उसके साथ क्या होता है कि उसका बेफॉर्म बनता है। ऐसे ही है ना, ठीक है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना, उसका बेफॉर्म बन गया। लेकिन बेफॉर्म करने के बाद एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है एज का, ठीक है, कि जब तक कोई बंदा 18 साल का नहीं हो जाता उसका बेफॉर्म यूज होता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, वो सीएनआईसी पे आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला इवेंट उसकी पैदाइश। पैदाइश के बाद उसकी लाइफ के अंदर डिफरेंट इवेंट चलते रहते हैं, डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है, कि पढ़ता है, उसकी शादी होती है, ठीक हो गया, बाकी जो है ना उसके डिफरेंट मामला आता है। उसके बाद क्या होता है, एंड उसकी डेथ, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरह अगर मैं बात करूं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब पैदा होता है बाय डिफॉल्ट, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो पैदा हुआ तो साथ ही उसको उसका एंटीएन दे दिया हो हुकूमत ने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ? नहीं देते, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब आप पैदा होते हैं, आप एक अलहदा शख्सियत हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, ठीक है।
लेकिन जैसे ही आप एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं, बेशक वो आपकी एज से रिलेटेड है या वो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग या आपकी अर्निंग से रिलेटेड है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब उस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर एक अदारा आपसे ये रिक्वायर करता है कि भाई जितनी अय्याशी करनी थी अपनी कर ली, अब क्या करो, आप जितना भी कमा रहे हो, जो कुछ भी कमा रहे हो, हमें उसका हिसाब किताब भी दो, ठीक है। अब जब वो अदारा आपसे रिक्वायर करता है तो वो ऐसे ही आपको उठा के टैक्स लगाना नहीं शुरू कर देता या आपसे पैसे लेना शुरू नहीं कर देता। वो कहता है ठीक है भाई आप पैदा हुए, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने मेरे कानून के अंदर आने के लिए दोबारा से अपने आप को रजिस्टर करवाना है या दोबारा से पैदा होना है, ठीक है। तो सबसे पहला इशू जो कंसल्टेंट या कोई भी बिजनेस ऑनर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है उसको फेस करना पड़ता है, वो ये है कि भाई अगर मैंने पैदा होना है तो मैंने पैदा किस तरह से होना है, ठीक। मतलब इंसान पैदा होता है या तो वो मेल है या फीमेल है या फिर वो बीच में या कुछ, ठीक है, थर्ड जेंडर जो है। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर आपसे अपनी जेंडर बोल रहा हूं मैं, टेक्निकली गलत है, ठीक है, कि अगर आपसे अपनी जेंडर या अपनी कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। लाइक एक सिंपल बंदा जो है जब अपने आप को रजिस्टर करवाता है, ठीक है, तो उसको एनटीएन मिल जाता है। उसके बाद अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे कारोबार कर रहा है तो उसके लिए जो लॉ है उसकी कंप्लायंसेस डिफरेंट है। लेकिन अगर वही बंदा अपने किसी भाई के साथ या दोस्त के साथ मिलके शराकतदारी में कारोबार करता है, ठीक है, तो उसके लिए लॉ डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद अगर वही बंदा थोड़ा सा जो है कहने का डरपोक है, वो कहता है कि भाई अगर कल को कोई मसला हो गया, ठीक है, तो ये सारे लोग तो आके मुझे पकड़ेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं बचा रहा हूं, जो भी किसी बंदे ने आके पूछना है वो मेरे कारोबार से पूछे, मुझे जाती कैपेसिटी के अंदर कोई बंदा सवाल ना करे, ठीक है। तो फिर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आपने उसको वो बताना है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें आपने डिसाइड करनी होती हैं जब आपने किसी बंदे का एनटीएन बनाना है, ठीक है। तो ये आप डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर रहता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी से निकल के सोल प्रोप्राइटरशिप में आता हूँ तो फिर क्या चेंजेस आ जाएंगे मेरे ऊपर, मेरे हालात वाकयात क्या होंगे। लेकिन अगर मेरे साथ कोई दूसरा बंदा मिल जाता है साथ में, ठीक है, पहले मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर था, सिंगल बंदा था, लेकिन अगर मेरे साथ कोई दूसरा बंदा आके शामिल हो गया है तो फिर क्या चेंजेस आएंगे मेरे स्ट्रक्चर के अंदर और मेरे लिए लॉ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस किस तरह से चेंज होंगी, ठीक है। तीसरी चीज कि अगर वो बंदा जो है अपने आप को सेफ रखता है और अपने कारोबार को अलहदा रखता है, ठीक है, तो वो उसने किस तरह से करना है, ये सबसे पहला स्टेप होता है, आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अब नॉर्मली आप जाते हैं कंसल्टेंट के पास, ठीक है, आप उसको बताते हैं जाके, या जिस तरह लेमैन है आप में से कोई, ठीक है, जो आपके या मेरे पास मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली होते हैं देहाती, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको टेक्निकल टर्म्स का आइडिया नहीं होता, ठीक है। कोई भी बंदा आपके पास आएगा कहेगा यार मेरी किराने की दुकान है, मैंने कंपनी बनानी है, ठीक है, मेरी किराने की दुकान है, मैंने कंपनी बनानी है, मैंने अपना कारोबार रजिस्टर करवाना, आप उसको कौन सा आइडिया देंगे, क्या देंगे। उसको आप इंडिविजुअल रखेंगे, उसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना के देंगे, कंपनी बना के देंगे, क्या करके देंगे उसको, सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों बना के देंगे उसको, उसकी लॉजिक क्या है, किस बेस पे डिसाइड किया आपने। सिंगल ऑनर है, इसके अलावा और कुछ। ठीक है, अच्छा, अभी आप में से किसी ने बोला था कोई कॉर्पोरेट के रिलेटेड भी है ना, कोई है कोई बंदा जिसको एससीसीपी का थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपने बोला था शायद ना। एसएमसी जो है, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि जो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है उसके अंदर भी एक बंदा होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप लोगों ने बोला कि भाई एक बंदा होता है, मैं कहता हूँ कि जो एसएमसी है उसके अंदर भी एक बंदा होता है, वो कंपनी होती है। फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में रखना है या मैंने उसको एसएमसी में लेके आना है, क्या बेसिस होगी आपके पास। ठीक है, एनुअल टर्नओवर एक चीज होगी और इसके अलावा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपने कंसल्टेंट को जाकर बताया, अगर कंसल्टेंट भी आगे हमारे जैसा बैठा है, वो बजाय आपको कि एसएमसी के अंदर रखे वो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में ले आए, या उसने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में रखना तो उसने उठा के आपको कंपनी बना दिया, एसएमसी बना दिया, तो तबाही फेर दिया आपके कारोबार की, ठीक है। अब जो एक सिंगल दुकानदार है वो आपको देगा 500 रुपये, देगा 1000 देगा, 2000 देगा, उसके अंदर आपने उसकी एफपीआर की कंप्लायंस भी करनी है, आपने उसकी कंपनी बना दी, आपने उसकी एससीसीपी की कंप्लायंस भी करनी है।
कंसल्टेंट ने अपना बेड़ा गर्क तो किया कि कम पैसों की वजह से अपने आप को बेच दिया। अब जिस बंदे की उसने तबाही फेरी है, उसकी कंपनी बना दी है, उस गरीब के लिए भी तो नुकसान है ना, कि कल को उसको जो है सिर्फ एफपीआर नहीं पकड़ेगा, बल्कि उसको एससीसीपी पे आके पकड़ेगा कि भाई आपने ये चीज पूरी नहीं की, ये चीज पूरी नहीं की, ठीक है। तो इसमें डबल नुकसान है, आपका भी है और आपके क्लाइंट का भी है। अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, ठीक है, आप जाके किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर उनसे मशवरा करते हैं, ठीक है, जैसे आजकल एक हॉट टॉपिक है, आपको पता है कि अभी जो 25,000 जो है एफबीआर ने एक चालान का 25,000 कर दिया, अगर आपने एक्टिव होना है किसी को पता हो तो, ठीक है, 25,000 कर दिया है, ठीक है। उसकी लॉजिक क्या है, उसके बैकएंड पे है कोई रैशनल, किसी को आइडिया हो? नहीं पता जी। क्या रखना जब पैसे पकड़ना है बस। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ। उसमें ये है कि भाई अगर कोई बंदा आज की डेट में एक्टिव होता है ना, तो उसने 25,000 पे करना है, ठीक है। अब मेरे पास जो है एक मेरा बैच चल रहा है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक फीमेल थी, उन्होंने एक कंसल्टेंट को 25,000 रुपए दे के अपना बंदा एक्टिव करवाया अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि कंसल्टेंट भी जो है वो भी अगले माशाल्लाह ऐसे ही था, उसने 25 के रिटर्न फाइल करके 1,000 का चालान पे किया, 24 अपनी जेब में रख लिया, ठीक है। और उनको दूसरी प्रोफाइल इंक्वायरी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह खेलते हैं, वो निकाल के दे दी कि देखो भाई आप एक्टिव हो गए हो। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, जब वो गए वहां पे उसके पास, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, मेरे ध्यान से नाम निकल गया, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास। उन्होंने पास जब सर्च करते हैं रेट लगाने के लिए, तो उसने रेट लगा दिया उनको वो वाला जो नॉन फाइलर को लगता है या लेट फाइलर को लगता है, इनएक्टिव को लगता है, ठीक है। तो वो आके मेरे से पूछ रही कि हमने तो जो है अपना चालान करवा भी लिया एक्टिव, हमने 25,000 भी पे कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है एक्टिव, तो इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने 25,000 पे किया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अभी आज की डेट में आपको 25,000 पे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सादा लोग हैं, वो क्या कंसल्टेंट को 25,000 दे के जाया हो रहे हैं, ना वो एक्टिव हो रहे हैं ना कुछ और हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसकी रीजन क्या है कि भाई उनको कारोबार करना तो आता है, लेकिन जो कारोबार चलाने के लिए लीगल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, ये जो रेगुलेटरी मैटर्स हैं उनको उसका आइडिया नहीं है। तो बीइंग अ बिजनेस ओनर आपके लिए जरूरी है कि इन चीजों को समझें, ताकि आपको पता तो हो कि भाई आपका जो कंसल्टेंट है वो आपके साथ कर क्या रहा है, ठीक है। ये चीज होगी। इसमें जब उसने एक्टिव कर दिया तो वो तो एक्टिव शो हो रहा है। मैं बताऊंगा ना आपको किस तरह शो हो रहे हैं, वो गलत दिखाते हैं आपको प्रोफाइलिंग कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं कहाँ पे था, एक मिनट। अभी आप 1,000 पे करें, 25,000 पे करें, कोई फायदा नहीं है। 1,000 पे करेंगे वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, 25,000 पे करेंगे तो पैसों का ज़िया है। 30 सितंबर तक आप ऐसे ही कर लें यार, ठीक है। अच्छा, हमने ये देख लिया सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भाई आपने डिसाइड करना है कि आपने किस फॉर्म के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है कि आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, ईओपी हैं, या आप कोई कंपनी है, ठीक है। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई हमने रजिस्टर करवाना है अपने आप को एज कंपनी, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई अगर मैंने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो मैंने कहाँ पे रजिस्टर करवानी है, ठीक है। अब किसी को आइडिया है कंपनी कहाँ पे रजिस्टर होती है? एससीसीपी में, ठीक हो गया। लेकिन इसकी अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो वो ये है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उन्होंने कहा कि सर हमने ना अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, ठीक है, और कंसल्टेंट ने हमसे 1 लाख रुपया चार्ज किया कंपनी रजिस्टर करवाने का, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, मुझे दिखाओ तो सही कौन सी कंपनी रजिस्टर करवाई है। तो उन्होंने क्या किया, बजाय मुझे कि इससे एससीसीपी का जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाते, उन्होंने मुझे प्रोफाइल इंक्वायरी निकाल के दिखाई और फॉर्म 181 निकाल के दिखाया, और जो टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, एफपीआर से। कंसल्टेंट ने किया क्या था, उसने सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करके उनको थमा दी कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। अब अगर उनको आइडिया होता है कि भाई कंपनी जो है वो एक डिफरेंट चीज है और कंसल्टेंट ने मुझे गलत करके मेरे से पैसे ज्यादा चार्ज किए हैं, तो उनका नुकसान ना होता, ठीक है। अब कंपनी कहाँ पे रजिस्टर होती है? एससीसीपी पे। अब एससीसीपी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी जो है ना पूरे का पूरा एक समंदर है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपने जो है उसको एलएलपी फॉर्म के अंदर रखना है, आपने उसको एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड रखना है, आपने उसको सिंपल प्राइवेट लिमिटेड रखना है, फिर उसके बाद उसका शेयर कैपिटल कितना है, ये सारी की सारी चीजें जो है एक पूरा समंदर है, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं एसएमसी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बना तो लूंगा उसको सस्ते में, ठीक है, आपको कोई भी बंदा बना के दे देगा, यूट्यूब से देख के आप खुद भी बना लेंगे। लेकिन उसको बनाने के बाद जो उसकी एनुअल कंप्लायंसेस आके हमने उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, हमने उसका पेज एंडर गैप बताना है, ठीक है।
या हमने उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए है, फॉर्म 29 है, फॉर्म 19 है, फॉर्म 45 है, ये सारे के सारे फाइल करने हैं ना हमने उसके। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरी कंपनी की कौन कौन सी कंप्लाइंसेज हैं, तो आप कैसे फाइल करेंगे? आप क्या करेंगे? आप किसी थके हुए कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो दो चार उसको पता होगा, वो कर देगा। बाकी जब आपको पेनल्टी पड़ेगी, वो तो क्या कि साइड पे हो जाएगा ना, भाई आपने जितने पैसे दिए थे मैंने काम कर दिया, ठीक है, आपने 5,000 दिया था, मैंने उतने का काम कर दिया। अब 5,000 में आप मेरे से ये भी करवा रहे हो, ये भी करवा रहे हो, ये भी करवा रहे हो, आप बना के दिखा दो कंसल्टेंट को। या किसी वकील के साथ अगर आपका वास्ता पड़ा हो या आप खुद वकील हैं, तो जितनी मर्जी बड़ा ब्लंडर हो जाए, तो वकील मानता है कि भाई मेरे से गलती हुई है, वो डॉक्टर ही नहीं मानता। ठीक, डॉक्टर भी नहीं मानता, वकील भी नहीं मानता, ठीक है। अब जितना मर्जी जोर लगा ले, वो नहीं मानेगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि भाई खुद सीख लो। अगर आपने कोई कारोबार करना है, आपने कोई जॉब शॉप करनी है, ठीक है, खुद सीखो। उसके बाद अगर आपने कंपनी बना ली तो एससीसीपी पे आपने जाना है। उसके बाद अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आते हैं कि दो बंदे जो है वो मिलकर कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कारोबार को आपने कहाँ पर रजिस्टर करवाना होता है? पता है किसी को? एओपी कहाँ पर रजिस्टर होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ओके। ईओपी तो उसी को बोलते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फर्म है, तीनों एक डिफरेंट नाम है, ठीक है। नहीं, वो सर डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज है, ठीक है। जो आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है, वो रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। अब जितने भी सूबे हैं, पंजाब, सिंध, सरहद या बलूचिस्तान, इन सब के अंदर ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म जाके वहां पर रजिस्टर करवानी है। अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाने में भी दो तरह के तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई आप उसको प्रॉपर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर लेके आओ, फॉर्म सी लो, ठीक है, आपको पता होगा मोस्टली लोगों को। लेकिन उसके बगैर भी पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाती है, पता है आपको, डायरेक्टली एफपीआर के अंदर। इस बात का पता है कि नहीं किसी को? हाँ जी, ठीक है। नहीं, पार्टनरशिप भी अलग रजिस्टर हो जाती है वहां पे, ठीक है। ईओपी दो तरह से रजिस्टर होती है। एक होती है आपकी डायरेक्टली पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, और दूसरी आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर होती है डायरेक्टली आईआरएस पे जाके, ठीक है। अब ये दोनों तरह की पार्टनरशिप आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपने डिसाइड करना होता है कि भाई मेरे लिए कौन सी अच्छी है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो है, पहले क्या था कि आपको फिजिकली जाना पड़ता था सारे डॉक्यूमेंट लेके, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने फिजिकल वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। आपको ऑनलाइन पोर्टल दे दिए कि भाई आप जाएं, बैक एंड पे बैठा वहां पे भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ही है जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करता है। लेकिन अब आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ता, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अभी भी वही पुराने वाला सिस्टम है कि आपको फिजिकली जाके G6 में उनका ऑफिस है, वहां पर रजिस्टर करवाना पड़ता है। हो जाती है, लेकिन अभी आपके पास ऑनलाइन घर बैठे हो सकता है, तो फिर फिजिकली जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका पार्टनरशिप फंड रजिस्टर करने का तरीका। अब आपने रजिस्टर तो करवा दिया, पहला स्टेप हो गया कि भाई हमने उसको पैदाइश दे दी या हमने उसको पैदा कर दिया। अब पैदा करने के बाद उसकी बाकी डिफरेंट कंप्लाइंसेस भी तो है ना, ठीक है। जैसे आपने पूछा था शायद कि कंप्लाइंसेस क्या क्या होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई टैक्सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो कोई भी पर्सन, बेशक वो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, ईओपी है या कोई कंपनी है, जब वो अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो सबसे पहले उसके ऊपर दो तरह के कानून लागू होते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। आपको चूज नहीं करना पड़ता। दैट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल्स 2002, ठीक है। ये उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। जब ये उनके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के, उसके अंदर 850 पेजेस हैं, ठीक है। इनकम टैक्स रूल जो है उसके अंदर भी मोर और लेस 800 850 पेजेस हैं, तो ये कुल मिला के 1600 1650 पेजेस बनते हैं। उसके अलावा फिर जब वक्तन फवक्तन एफपीआर का दिल करता है कि उसने कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई एसआरओ दे दिया, कोई सर्कुलर दे दिया, कोई सर्कुलर लेटर आ गया, कोई एसटीडीओ आ गया, ठीक है। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये भी होते हैं, तो इन सबको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा आपको अगर आपने प्रॉपर कंप्लायंस करनी है। क्योंकि कहीं पे अगर आपने ब्लंडर मारा है या आपने कोई गलती की, तो एफबीआर तो जो है ना चारों तरफ से आपको पकड़ रहा है, कि वो आपके बैंक अकाउंट भी देखता है, वो आपका लिविंग स्टाइल भी देखता है, वो आपके ट्रांजेक्शन भी देखता है, आप क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, वो सारा कुछ भी देखता है। अगर आपने कहीं पे कुछ छोटा मोटा ब्लंडर मारा या आपसे कोई गलती होगी, तो एफबीआर तो आपको पकड़ लेगा भाई कि आपने ये क्या भंड मारा है, ठीक है। तो उसको भी आपको सीखना पड़ेगा कि भाई हमने जब रजिस्टर करवा लिया, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन दो डॉक्यूमेंट्स जो सर जो हमें स्क्रीन नहीं बोलते हैं। शेयर हो रही। सर मैं कुछ शेयर कर ही नहीं रहा, भी करता हूँ आपके साथ शेयर।
अभी मैं जो है ना बस 5-7 मिनट और बोलूंगा, फिर उसके बाद स्क्रीन पे जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद बोर ना हो जाए बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे। नहीं नहीं सर, मैं अभी शेयर करता हूँ बस थोड़ी देर में। अच्छा, फिर बोर तो नहीं हो रहा कोई? रहे हैं आपको। नहीं नहीं। जी। नहीं, हम सुन रहे हैं आपको सर। आप बोर नहीं हो रहे भाई सर। अगर कोई बोर हो तो बता दे, हम थोड़ा बहुत तमाशा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा। अब अच्छा, 2 डॉक्यूमेंट हमारे ऊपर अप्लाई होने हैं। अब कौन बंदा बैठ के, हर एक बंदा आप में से पढ़ सकता है वो 1600 1650 पेजेस प्लस जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं? कोई भी नहीं पढ़ता। इवन जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी नहीं पता होता कि भाई इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है? जब भी कोई मसला आता है सब खोल के देख लेते हैं, अच्छा इसके बारे में जो है ना वो क्या कहा गया है, तो वहां से देख के कर लेते हैं बस। तो रेफरेंस बुक ठीक है। हो, हाँ जी। तो रेफरेंस रेफरेंस बुक होगी, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो है, जो मेजर मेजर चीजें मैं आपको बता दूं, वो ये है कि भाई सबसे पहले आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है? अब वो रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसके अंदर भी जो है ना एक पूरे का पूरा समंदर है कि सबसे पहले आप देखोगे कि भाई मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, मेरे खर्चे कौन कौन से हैं, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, मैंने कहाँ पे पैसा लाया, कहाँ पे खर्च किया, ठीक है? वो सारे के सारे का हिसाब देना। उसके अंदर फिर हर एक डिफरेंट सोर्स जो है, उसके अंदर भी पूरी की पूरी जो है ना एक लंबी खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है? लाइक अगर आप सैलरी कमा रहे हो, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ सैलरी है, तो आपने कैसे रिटर्न फाइल करना है उसका डिफरेंट तरीका है। अगर आप जो है उसके साथ कोई प्रॉपर्टी भी शामिल कर दे हो, तो आपने जो है ना मकान किराए पे दिया हुआ है, जगह किराए पे दी हुई है, तो आपके रिटर्न का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अगर आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस के अंदर तो जो है ना फिर पूरे को पूरा एक प्रॉपर खिलाना है, ठीक है? प्रॉपर खिला रहा है कि उसके अंदर आपने देखना भाई कौन सा खर्चा मेरा जो है वो ठीक है, कौन सा नहीं ठीक, कौन सा मैं ले सकता हूँ, कौन सा नहीं ले सकता। उसके बाद फिर ये है कि अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आपने लोगों से पैसे लेने भी हैं, लोगों को पैसे देने भी हैं, ठीक है? तो जब आपने लोगों से पैसे लेने हैं तो उस पर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपने लोगों को पैसे देने हैं तो एफपीआर कहता है कि भाई आपने सारे के सारे पैसे उसको नहीं देने, आपने उसमें से पैसे काट के हमें भी देने हैं, आपने उसका टैक्स काट के हमें जमा करवाना है। अब वो आपको पता ही नहीं है कि भाई मैंने उसका कितना टैक्स काटना है, आप तो सारा का सारा उसके पैसे काट लो, तो भाई मैं सारे के सारे एफपीआर को दे रहा हूँ, तो वो आपके गले पड़ जाएगा। अगर आप क्या कहते हो कि भाई मुझे नहीं पता कितने पैसे काटने हैं, मैं सारे के सारे आपको दे रहा हूँ, आप जानो आपके पैसे जाने, तो एफपीआर आपके गले पड़ जाएगा, भाई मैंने कहा था पैसे काटो, आपने काटे क्यों नहीं? ठीक है? तो दोनों तरफ से आप फंसोगे। उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर देते हो। अब रिटर्न भी एक सिंपल तरह की नहीं है। आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद जो है अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो छोटा मोटा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फाइल करनी है। उसके अंदर आपकी 149 की विद होल्डिंग स्टेटमेंट है एनुअल, आपकी 165 की स्टेटमेंट है, 165(4), 165(7), ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, हम डिटेल के अंदर यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है? जस्ट बताने का मकसद ये था कि आपने पहले सीखना क्या है, कि पहले आपने बिजनेस को जन्म कैसे देना है, उसको पैदाइश कैसे देनी है। उसके बाद जो जो उसकी जिंदगी के अंदर मैटर्स आने हैं, उसकी रिटर्न फाइल होनी है, कंपनी जो है या इंडिविजुअल है उसका एफपीआर के साथ झगड़ा भी होना है, ठीक है? कई बातों पे इख्तलाफ भी होना है। तो जो इख्तलाफ आएगा वो किस किस वजह से आता है और उसको रिजॉल्व कैसे करना है, हम सारे का सारा वो भी देखेंगे। उसके बाद आपने सारे का सारा काम कर दिया, ठीक है? अब नॉर्मली तो क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो तो चलती हैं इनफाइनाइट, ठीक हो गया? उनको बोलते हैं कि भाई वो गोइंग कंसर्न है, कि जब तक जो है ना वो जिंदगी है, ये काम चल रहा है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप या मेरे जैसे बंदे हैं, ठीक है, हमने कोई आबे हयात तो पिए नहीं हुआ कि भाई सारी जिंदगी जो है ना क़यामत तक बैठे रहेंगे, वो रिटर्न फाइल करते रहेंगे। 4035 में जाके भी जो है ना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने कोई 40 साल 50 साल या 60 साल बाद जाके फोत हो जाना है। इसी तरह जो कारोबार हैं आपके, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट नहीं चलते, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके हमें उनको क्लोज करना पड़ता है। तो जो कारोबार है आपका, या कोई आपकी कंपनी है, या आपको सोल प्रोप्राइटरशिप है, या आपको ईओपी फर्म है, आपने उसको यहाँ से खत्म कैसे करना है, डी रजिस्टर कैसे करना है, हम इसके अंदर सारे का सारा वो भी देखेंगे। ठीक है जी? यहाँ तक कि मैंने आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दे दिया कि हम यहाँ पे करने क्या क्या वाले हैं। किसी का क्वेश्चन है तो पूछते हैं यहाँ तक। ये क्लियर है यहाँ तक सारा? अगर कोई लेमैन है वो ये टैक्स फाइल करना सीखना चाह रहा है, तो जी जी। पर्सनल टैक्स कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करें? सर। ये तो आप डीपली सारा वो पैदाइश से लेकर मरने तक की कहानी है, जी जी। तो इसमें मेरे जैसा बंदा जी। चाहता है कि अपना टैक्स फाइल कर ले, या छोटी मोटी जो भी बिजनेस अगर करता है तो सर लेमैन भी जो है मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक
कि लेमैन जो है उसकी जिंदगी के अंदर भी डिफरेंट तरह के मामलात होते हैं। ठीक है जैसे आपने एग्जांपल दी 70%। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेमैन जो है, लेमैन की जिंदगी के अंदर भी डिफरेंट तरह के मामलात होते हैं। उसने भी कोई लेन देन करना है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई साइड का उसने जो है ना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसकी जिंदगी के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, हो गए। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो पूछते हैं भाई आपका एनटीएन है। ठीक है, अब एनटीएन अगर है तो आपके ऊपर रेट कम लगता है, अगर आपका एनटीएन नहीं है तो आपके ऊपर रेट क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ठीक हो गया। अब लेमैन जो है उसको या तो पता चलेगा जब वो जाके वहां पे अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवाने वाला है। ठीक है एक्टिव और नॉन एक्टिव भी हो जाते हैं। जी जी सर, सारा कुछ हो जाता है। अभी उसको थोड़ा सा उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन वो है इसके अंदर। ठीक है, अब जो लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई उसकी जिंदगी के रूटीन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना, वो सारे के सारे लिंक हैं टैक्स नेट के साथ। तो उसके लिए जरूरी इसलिए है कि उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसने कोई जगह परचेज करनी है, कोई गाड़ी लेनी है, उसने अपने को बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखवाने हैं, उसने जो भी मामलात करने हैं, वहां पे किसी ना किसी तरीके से टैक्स लाजमी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब तक उसको पता नहीं होगा तो वो अपनी प्लानिंग क्या है एडवांस में नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे एक दोस्त थे यहाँ पे ना, हम न्यूज़ के अंदर है, वो अकाउंट्स एग्जेक्टिव है। उन्होंने पहले किसी वकील से रिटर्न फाइल करवाई 5,000 दे के। तो वकील ने क्या किया, उनके रिटर्न के अंदर जो है सिंपल सिंपल सारे रिटर्न फाइल करके कोई 50-55 लाख रुपए शो किया उनके रिटर्न के अंदर। ठीक है, फिर वो मेरे पास आया कि भाई मैंने रिटर्न फाइल करवानी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि भाई तुम्हारी रिटर्न के अंदर पहले कितना का एसेट्स हैं। उसने बताया कि भाई 50-55 लाख के। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुमने कोई इस साल में गाड़ियां वगैरह परचेज की हैं कि नहीं। कहता नहीं यार, कोई गाड़ियां वगैरह परचेज नहीं की मैंने इस साल। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मैंने उसकी सिंपल रिटर्न इस साल भी कर दी। अब अगले साल जाके उसने इकट्ठी 6 के 7 गाड़ियां जो है ना वो ली और बेची। ठीक, अब उसकी रिटर्न के अंदर तो सिंपली है कोई 50-55 लाख रुपए। लेकिन अगर कोई बंदा 7-8 गाड़ियां परचेज कर रहा है एक साल में और सेल कर रहा है, ठीक है, तो उस गाड़ी को परचेज करने के लिए जो उसके पास कैश है या उसके पास पैसे हैं वो कहाँ से आए। अब जब मैंने उसकी रिटर्न देखी तो उसकी रिटर्न के अंदर जो है कैश आ रहा था 3-3.5 लाख रुपए। ठीक है, 3-3.5 लाख रुपए उसके रिटर्न के अंदर कैश, और उसने गाड़ी परचेज किया भाई 42 लाख की, 43 लाख की। ठीक है, अब उसको हम जस्टिफाई किस तरह करवाएंगे। ठीक है, बैंक एफपीआर से लोन लेके लोग घर परचेज कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी भी तो शो होगी ना फिर आपके रिटर्न में, बैलेंस स्टेटमेंट में आपने लाइबिलिटी भी तो पे ऑफ करनी है बाद में। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन आप 42 लाख की कर सकते हो, कैश ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी। तो जब गाड़ी परचेज आएगी तो वो पूछेंगे नहीं कैश कहाँ से आया आपके पास इतना, रिटर्न रिवाइज कर देने का ऑप्शन दिया। गोल्ड शो कर देते हैं, और गोल्ड में भी बड़े ड्रामे करते हैं, बहुत ड्रामे करते नहीं हैं। जब आप शुरू में जुगाड़ लगाने को जो मर्जी लगाने का। तो ये तो सिखाएंगे आपको। सर मैं पहले जो है ना आपको लीगल सिखाऊंगा। ठीक है, बाद में वो नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको पहले एज पर लॉ बताऊंगा भाई असल में क्या होना चाहिए। ठीक हो गया, पहले सीधे रास्ता पता करेंगे, पहले सीधा रास्ता पता चलेगा तो फिर आप गलत की तरफ जाएंगे ना। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं आपको डायरेक्टली गलत पे ले जाऊं, ठीक है, तो वो एक मिसाल देते हैं ना कि भाई जितने भी कंसल्टेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, ठीक हो गया, वो भी करते हैं भाई, वो ऑफ बोर्ड कर देते हैं आपको जो है ना, फाइलर नॉन फाइलर। ठीक है, बहुत कुछ कर जब रहे हैं। मैं अपने अपने आप को मैंने टैक्स नेट में लेके आया है, जी जी वगैरह मैंने जब बनवाया है, तो उसने चीजें डाल दी उसमें। हाँ मैंने जी, कहा डाल दो। मैंने कहा है नहीं मेरे पास, तो मैं डाल दो तुमसे कौन सा टैक्स मांग रहा है। ऐसे ही है। तो उसने डाल दिया कुछ ठीक ठाक। हाँ, यहाँ से एक बात मेरे जहन में आई ये भी। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा डाल दो, उन्होंने कौन सा टैक्स लेना है। हाँ आप किसी बंदे के पास जाएंगे ना, वकील के पास, उसको शनाख्ती कार्ड दें भाई मैंने फाइलर होना है। ठीक हो गया, तो मोस्टली लोग जिसको तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है ना, ठीक हो गया, उसको समझ आ जाती है। आपका वकील आपसे कहेगा कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दे दो, बाकी फाइलर हो जाओ। ठीक है, ऐसे ही करती है ना मोस्टली, अगर आपने देखा हो। ठीक है, उसमें करते क्या है, वो फोन नंबर ईमेल जो है ना वो अपना लगा के आपको फाइलर कर देते हैं। और वो इनकम आपकी कितनी शो करवाई होती है, 4 लाख 4.5 लाख, जो 6 लाख से नीचे रहे उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं होता। ठीक हो, हाँ वो खुद करती है ना वकील। ठीक है, अब ठीक है, नहीं वो हो जाता है जुगाड़ है। ठीक हो गया, मैं आपको करके दिखा दूंगा, उसके बगैर भी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सर अब ये अब कुछ हो पटवारी जाते राज हैं ज्यादा करते होते हैं। सर, बहुत कुछ करते हैं पटवारी, नहीं जो है ना सारे के सारे एक जैसे हैं। हाँ, वो नॉन फाइलर के हिसाब से उनसे पेमेंट लेके उसको बैठे बैठे फाइलर करते हैं और फाइलर टैक्स कर ज्यादा देते पे हैं, करते हैं। बाकी पैसे अपनी जेब में। बाकी के पैसे अपनी पॉकेट में रखते हैं, ऐसे ही है।
सर बहुत सारे सर, मोस्टली इस तरह करके वो वाला नहीं, वो वाला नहीं है, तो वो भी इस तरह के, लेकिन वो वाला नहीं। अच्छा, तो आप भी खुश हो जाते हैं कि भाई कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ा, मैं फाइलर हो गया। अगले साल जाके जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ परचेज करेंगे, तो फिर पता चलता है कि भाई ये मेरे साथ तो हैंड हो गया। नहीं क्या, वो तो मेरे एसेट है ना, ठीक है, मैंने खरीद लेकिन लिया। आपके रिटर्न में जब 4 लाख सारा शो करवाया, आप 10 लाख की गाड़ी खरीदने 6 लाख कहाँ से आया? उसको कहीं ना कहीं पे तो जस्टिफाई करवाना पड़ेगा ना। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद, जैसे जो है ना हम बात कर रहे थे अब, कि भाई 4 लाख आपके रिटर्न में शो करवाया हुआ है, ठीक है, आपने गाड़ी परचेज की है 10 लाख की, तो जो डिफरेंशियल 6 लाख है ये आपके पास कहाँ से आया? एफआईआर आपसे पूछेगा ना। आप उसको बोलते हैं कि भाई मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहां से मेरी सैलरी आई है, कैश में मिलती है मुझे, ठीक है। तो आपकी वो हलाल की सैलरी है या हराम की सैलरी है? आपका क्या दिमाग है कि भाई एफआईआर को पूछना चाहिए आपसे कि नहीं? उसका हिसाब किताब ले आपसे, ठीक है, पूछना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास व्हाइट वेल्थ का। व्हाइट वेल्थ का आइडिया है किसी को? व्हाइट वेल्थ और ब्लैक मनी काले का क्या होती है? ब्लैक का तो आइडिया होगा, व्हाइट का पूछ रहा हूँ। ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का कॉन्सेप्ट। ब्लैक मनी जो एफबीआर को शो नहीं कराएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाइट मनी कह रहे हैं जी। तो वो जो 6 लाख का डिफरेंस आया है ना, 4 से 10 लाख में उसका रहेगा, तो 6 लाख का वो कह सकते हैं कि बात तो मुझे लिमिटेड चाहिए, मैंने पे करते हैं। सर ये तो आप पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं ना, सर ये बताने जो अनलीगल अर्निंग होती है ना, इसको किसी इन्वेस्टमेंट फंड्स में लगा के उसको व्हाइट मनी किया जाता है, किसी अच्छा सोशल जी, सर्विस में लगा देते हैं, सोशल वर्क में लगा मैं देते ना हैं। आपको इसमें सिंपल सा असूल अर्निंग बताता हूँ। नॉर्मली हम सोचते हैं कि भाई अगर मैंने डाके से या चोरी से, ठीक हो गया, या मैंने कुछ जुआ खेल के पैसे कमाए हैं, तो वो मेरी ब्लैक मनी है, हराम है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं कहीं पे पढ़ाता हूँ, कोई जॉब शॉप करता हूँ, वहां से जितने भी पैसे आ रहे हैं मेरे हलाल है, वो व्हाइट मनी। लेकिन टैक्स के कानून के अंदर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। आप एक इमाम मस्जिद भी हैं, आप किसी बड़ी अच्छी मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद है, रमजान आया, आपने जो है ना वहाँ पे तरावियां पढ़ाई, आपको जो है ना अच्छे खासे पैसे हो गए, 10 12 लाख 15 लाख हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो आप अपने रिटर्न में शो नहीं करवाते कि भाई मैं इमाम मस्जिद हूँ और मेरे पास इतने पैसे आए हैं, ये मैंने अपने रिटर्न में शो करवा दिए, ठीक है, तो वो सारे का सारा पैसा एफबीआर क्या कहेगा? आपका ब्लैक मनी है, ठीक हो गया। कॉमन फैम जबान के अंदर कि वो आपका गलत पैसा है, हराम का पैसा है, ठीक हो गया। इवन दो कि, ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक हो गया, इवन दो कि आपने जो है वो कुरान सुना के सारा कुछ करके पैसे कमाए हैं, लेकिन एफबीआर उसको नहीं मानता। एफबीआर बोलता है कि भाई मैं आपकी व्हाइट मनी उसको मानूंगा, या आपकी लीगल वेल्थ में उस चीज को मानूंगा जो आपकी रिटर्न के अंदर शो हो रही है, ठीक हो गया। अगर वो आपकी रिटर्न में शो हो रही है, तो वो आपकी क्या है? व्हाइट वेल्थ। लेकिन अगर वो आपकी इनकम या आपका एसेट ऐसा है जो आपने इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि आपने किस सोर्स से कमाया है, अगर वो आपके रिटर्न के अंदर शो नहीं हो रहा, तो भाई मैं उसको मानता हूँ वो ब्लैक वेल्थ है, ब्लैक मनी है, ठीक हो गया। नहीं तो इमाम साहब ने जो 12 लाख 15 लाख कमाए, तो रिटर्न में आपको शो करेंगे, शो करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली हाँ जी, हाँ जी, पूरे साल के साथ देना होता है आपने, टैक्स मिल जाएगा। ठीक हो, जाहिर सी बात है। हाँ जी, फिर तो व्हाइट मनी होगी ना, मतलब अगर आप ब्लैक मनी पे टैक्स पे करते तो वो व्हाइट हो जाती है। आपको एमनेस्टी स्कीम का पता है? एमनेस्टी स्कीम जो आती है, एमनेस्टी स्कीम जो है ना, वो लास्ट इमरान खान के दौर में है, तो उसमें यही तो होता है कि भाई आपने जहां से मर्जी कमाया है, थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दो, सारा व्हाइट ही व्हाइट है, ठीक है। वन बाय वन यार, एक एक करके बोल देना ताकि मुझे भी समझ आए क्या बात कर रहे हैं, मैं उसमें engage। ठीक है भाई, वो अल्लाह के कानून में गलत है, लेकिन यहाँ पे तो वो कहते हैं भाई सारा ठीक है। यहाँ पे एक और मसला है ना, जी, कौन बात कर रहे हैं? आपने जी जी, आपने सारा कुछ एफबीआर को डिक्लेयर कर देना, उसको आपसे टैक्स ले लेना, लेकिन वो टैक्स का तो जिस मकसद से देना वो तो हमारे को तो लगेगा। मकसद क्या हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में ना, ठीक है। तो भाई ये है ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का कॉन्सेप्ट। तो आपने जो भी एसेट परचेज करना है या आपने जो भी पैसा कमाना है, उसको व्हाइट करने के लिए, उसको प्रॉपर वे में यूज करने के लिए कि कल को आपके लिए कोई मसला ना बने, आपको उसको रिटर्न में शो करवाना होता है, ठीक है। अब रिटर्न में शो करवाने के भी उसके तरीके होते हैं कि भाई आपने उसको किस हेड के अंदर शो करवाना है, उसके अगेंस्ट आपने खर्चे शो करवाने भी है नहीं करवाने, उसको किस तरह से आपने लेके चलना है, ठीक है। वो सारी की सारी पूरी एक साइंस है। तो अब ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स क्या है?
जब आप ब्लैक मनी जाएंगे बोलेंगे कि मेरे 12 या 15 लाख है, आप इस तरह लेके जाए तो सही, वो आपको लंबे डाल देंगे। वो आप करेंगे ना, वो उनका टैक्स दे दो तो वो पूछेगा नहीं सोर्स कहाँ से, तुम 15 लाख लाए कहाँ से। इसलिए तो एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं। एमनेस्टी स्कीम जो होती है उसमें आपसे सोर्स नहीं पूछते कि भाई पैसे कहाँ से आए। जैसे भी सर मार्केट में जब पैसा लेके आना होता है, उनको आइडिया होता है कि भाई इतना पैसा इकट्ठा होगा, स्कीम ले आओ। तो इन्वेस्टमेंट को लाजमी है, जरूरी है, देनी पड़ती अच्छा, अगर ये एमसीए की स्कीम ना हो तो फिर आप नहीं ले जा सकते, फिर नहीं ले जा सकते आप, फिर आपको गिरफ्तार करेंगे। तो फिर डिफरेंट तरीके हैं उसके बाद। सही है जी। तो ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप 10 रुपए कमा रहे हो या आप 10 करोड़ कमा रहे हो, अब उसके ऊपर आपको टैक्स तो देना है, हमें पता है टैक्स देना है, लेकिन टैक्स है क्या? है आइडिया किसी को? कोई बताए मुझे। तो होती है उसमें हम कुछ अमाउंट एफआईआर देते हैं जो कि फर्दर हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको एज अ सैलरी वो पे करते हैं हमारे जो टैक्सेस। वन बाय वन यार, इस तरह ना करें, वन बाय वन बोलेंगे। जिसने बोलना हाथ खड़ा कर दे, ऑनलाइन में जो है ना, अगर कोई बोलना चाहे तो हाथ खड़ा कर दें, इसने इकट्ठे नहीं बोलना। जी जूम यूजर, आपने खुद को रीनेम नहीं किया अभी तक भाई। ये ब्लैक मनी होगी। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, बोलें क्या फरमा रहे हैं आप। सर मैंने अपना नाम अपडेट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। क्या नाम अस्सलाम है आपको, मुझे वालेकुम बता दें। मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम। आमिर है। सर। जी अमित भाई। सर मैंने ये आपने ना अभी एग्जांपल दी कि इमाम सर वन मस्जिद बाय एक वाली के मिनट, सर वो अलग। बोल रहे हैं, उनको बोल देना दे पहले, आप बाद में बोलिएगा। जी आमिर अच्छा भाई आप सर जी, बताएं। अभी आपने एग्जांपल दी है इमाम मस्जिद वाली। तो अगर इमाम मस्जिद को सारा कैश हुआ है, कोई 15 लाख रुपया फॉर एग्जांपल, ठीक है, सारा कैश में हुआ है, उससे सलामी जी वगैरह जो भी हुई है, अगर वो उस पर 15% टैक्स भी डिडक्ट करवा कर जमा खुद ही करवा देता है, तो वो क्या वाइट मनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है सर, टैक्स पे करना है आपने। खुद जमा करवाएं, किसी को भेज के जमा करवाएं, किसी के नहीं थ्रू जमा वो मैं करवाएं, वो उनका नहीं मसला, उनको पैसे जाने वो चाहिए जहां से मर्जी। लेकिन वो बेसिक, लेकिन एफबीआर तो कहता है ना कि आपके अकाउंट में आने चाहिए, मुझे क्या पता कैश किधर से मैं आया। सर मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, ये तो मैं अभी आपको इंट्रो दे रहा हूँ ना, अभी डिटेल में तो नहीं बता रहा मैं आपको कि उसको आपने अच्छा कैसे शो चल करवाना है। ठीक है। जी जी। मैं अभी आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि ठीक है भाई सर, ये भी एक थैंक यू चीज है इसके थैंक अंदर। ठीक ठीक है ठीक। जी भाई आप, नाम क्या है आपका? अच्छा भाई, अब टैक्स की डेफिनेशन बताइए कि आपकी कोई भी इनकम है, ठीक है, जैसे मैडम ने बताया कि आप कोई भी पैसा कमा रहे हैं, उसके ऊपर आप एक सर्टेन पोर्शन चाहे खुशी से दें या आप बगैर खुश हुए दें, ठीक हो गया, हुकूमत जबरदस्ती आपके गले पे अंगूठा रख के आपसे दे देगी, जो भी अमाउंट आप देंगे वो है आपका टैक्स। अब एक सिंपल सी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि भाई जो टैक्स है हमेशा वो आपकी इनकम के ऊपर ही लगता है, ऐसे ही है ना, जो आपको भी पता है, ठीक है। तो टैक्स जो है वो हमेशा आपकी इनकम के ऊपर ही लगता है, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप देखें तो टैक्स जो है वो आपकी एक्सपेंसेस के ऊपर भी लगता है, ठीक है। आपने कोई खर्चा किया है अगर, तो हुकूमत आपके ऊपर उससे भी टैक्स लेती है, ठीक है। कमाई पे तो आपने दिया टैक्स, वो टैक्स है, लेकिन आप अपने खर्चे के ऊपर भी टैक्स देते हैं, ठीक है, उसको भी टैक्स बोलते हैं। अब एक होती है कि आप अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आए, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो इनरोल करवा चुके हैं, ठीक हो गया। किसी ने कोई जबरदस्ती की थी आपके साथ कि भाई आप यहाँ पे आके इनरोल हो और यहाँ पे पैसे जमा करवाएं? किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं ना की आपसे, ठीक हो गया, आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपने अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं, इसको बोलते हैं फीस, ठीक है। लेकिन आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, वहां पे जाके आप पटवारी को बोलें कि भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है, या एफपीआर जो है वो आपसे किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे मांगते हैं, आपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं, आप वहां पे जाके इट इज पॉसिबल कि आप बगैर टैक्स दिए पैसे निकलवा दें अपने, जितना मर्जी शोर मचा दें वहां पे, ठीक है। जब तक आपके अकाउंट से या आपके पैसों से टैक्स नहीं कटेगा, बैंक आपको पैसे नहीं देता, ठीक हो गया। तो इस तरह का इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है, उसको बोलते हैं टैक्स, और अगर आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं फीस। अब जो टैक्स है आप दो तरह से देते हैं, एक तो है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई टैक्स लगाने का पर्पस क्या होता है, ठीक है। अब हुकूमत आपके पास टैक्स लगा रही है तो उसके लिए हुकूमत के पास चार मेजर पर्पस होते हैं। भाई ये किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें।
आपके पास 4 मेजर पर्पज हैं टैक्स लगाती क्यों है हुकूमत। सबसे पहला पर्पज है रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है। अब हुकूमत की जो है कोई मिले तो है नहीं, आप तो वो भी हैं खसारे में है, ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हुकूमत होती है उनका कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता कि आपका वजीर आजम जो है वो कहीं पे नौकरी कर रहा है, वहां से मुल्क का खर्चा चला रहा है, या आपकी हुकूमत जो है वो कहीं पे जो है कारोबार के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो हमारे खर्चे में पड़ता है। हमारे खर्चे पे पलता है। ठीक हो गया। हुकूमत अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, हमारे टैक्सेस के पैसों से। ठीक हो गया। सबसे पहला पर्पस है रेवेन्यू जनरेशन। उसके लिए हुकूमत क्या करती है, उसने डिफरेंट अदारे बनाए हुए हैं, अपने डिफरेंट जितने भी अदारे हैं उनके खर्चे रन करने के लिए वो आपके पैसों से पैसा देती है। ठीक है हो गया। उसके लिए उन्होंने एक अदारा भी बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरा पर्पज होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है। कि वो सुल्ताना डाकू वाला कॉन्सेप्ट पता है किसी को, सुल्ताना डाकू या रॉबिन हुड। ठीक हो गया। वो क्या था कि वो अमीरों से लेके गरीबों को देना। ठीक हो गया। हुकूमत भी है वो एक तरह की सुल्ताना डाकू या रॉबिन हुड है। ठीक? हमारे जो पैसे हैं वो लेके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू या डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू क्या है वो गरीबों को 10-10 12-12 हजार रुपये मंथली दे रही है। ठीक हो गया। सॉरी वो करप्शन है। भाई, जा तो किसी गरीब को ही रहे हैं ना। ठीक है। करप्शन जा तो किसी गरीब को ही रहे हैं ना, वो हकदार है, उसको मिल रहे हैं। ठीक है। पर्पज इज, मैंने आपको बताया ना कि एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो लॉ के अंदर है, एक वो बताऊंगा, फिर एक जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो भी बताऊंगा बाद में। ठीक हो गया। लेकिन आज मैंने इसी के ऊपर रहना। अच्छा, दूसरा पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक हो गया। अमीरों से लेकर गरीबों को देना। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री, कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा भोला बसरा कारोबार कर रहा है तो थोड़ी बहुत जो है ना, चलो उसको भी प्रोटेक्शन दे देते हैं। अब वो किस तरह से देते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक इंपोर्टेड गाड़ी और लोकल गाड़ी की कीमत के अंदर फर्क होता है कि नहीं। ठीक हो गया। लाइक कोई मर्सिडीज वगैरह है या कोई लोकल जो है, उसकी कीमत के अंदर कितना फर्क होता है, काफी, कितना कोई आइडिया है, कुछ 10%, 20%, 100% 50%? टैक्स लगाते हैं। 100% जो है ना, वो सेफ अंदाजा है, उन्होंने बताया कि 100% फर्क होता है। अब वो फर्क होता है क्यों है कि अगर कोई लोकल गाड़ी 50 लाख में बन रही है और बाहर से कोई इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक हो गया, क्योंकि हमारी करेंसी थोड़ी सी जो है ना वो डी वैल्यूड है, तो वही गाड़ी अगर आपको बाहर से मिलती है 30 लाख की या 35 लाख की, तो कोई बंदा पाकिस्तानी गाड़ी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक हो गया। एक तो हमारी जो है ना बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, ऊपर से वो महंगी इतनी है कि डब्बे जो है ना वो 30-30, 35-35 लाख के दे रहे हैं, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए वो करते क्या है कि भाई जो लोकल इंडस्ट्री है उसको थोड़ा बहुत सहारा मिले, उसके लिए जो आपने गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करवाई है, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल जो है ना टैक्सेस लगा देते हैं। फिर आपने कोई गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करवाई, उसके ऊपर सबसे पहले इनकम टैक्स लग गया, फिर उसके ऊपर सेल टैक्स लग गया, फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी, फिर उसके ऊपर एफईडी लगी, फिर उसके ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगी। वो 50 तरह के उसके ऊपर टैक्सेस लगा के जो 10 लाख की गाड़ी है उसको वो कर देते हैं 1 करोड़ की। ठीक है। उससे क्या होता है कि उसके मुकाबले में जो लोकल गाड़ी है वो सस्ती पड़ती है, तो इससे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है लोकल इंडस्ट्री को। ठीक है जी। उसके बाद चौथी चीज है कि डिफरेंट आइटम्स जो है उनका कंजम्पशन पैटर्न कंट्रोल करना है। स्मोकिंग करता है कोई आप में से? सारे अच्छे बच्चे। वो टैक्स कटने के बाद बिजली नहीं कर सकते। अच्छा। तो ओ, हाँ जी। आपके बजट में सभी बड़ी सुनने, फिर आपने बाद में लड़ना है। अच्छा भाई, एक जो सिगरेट है ना आपकी, पता है ना कि भाई नुकसानदेह है सेहत के लिए, लेकिन फिर भी पीते हैं सारे। ठीक है। अब 2 ऑप्शन होते हैं, सबके होगी है। देखते हैं ना, तो बाद में कॉल दे देगा आपको। क्या करना है? अब सिगरेट जो है इसके कंजम्पशन रोकने के, हर बंदे को पता है भाई नुकसानदेह है, सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी पीते हैं सारे। ठीक है। अब उसको रोकने के 2 तरीके हैं, या तो भाई उठा के सिगरेट की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर ठप्पा लगा के सील कर दो, बंद कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है, बड़ा आसान है। ठीक है। लेकिन उससे होगा क्या कि जो हुकूमत के पास इतने सारे पैसे जा रहे हैं सिगरेट इंडस्ट्री से, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, उनका भी नुकसान है। ठीक है। तो अपना नुकसान तो नहीं ना करेंगे, अब वो है तो सियाने सारे के सारे। तो दूसरा तरीका उन्होंने क्या निकाला है कि भाई सिगरेट के ऊपर टैक्स इतना लगा दो कि जो हमारे जैसा गरीब बंदा वो पी ही ना सके, और अगर वो पीता भी है ना तो दिन की 2 डब्बियां पीता है अगर वो, तो एक पे आ जाए। ठीक है। उससे क्या होता है, उसके कंजम्पशन को जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर देते हैं। पेट्रोल पे भी यही फॉर्मूला है। पेट्रोल पे भी यही फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लंदन के अंदर या यूके के अंदर बाज रोड ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना 3-3, 4-4 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है। ठीक हो गया।
तो वहां पे उन स्पेसिफिक रोड्स के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई अगर आप उस रोड से गुजरते हो सिर्फ, तो आपके ऊपर 30 पाउंड 50 पाउंड टैक्स है, ठीक होगा, रोड टैक्स है। तो उससे भी क्या होता है कि भाई आप चक्कर लेके चले जाओ, आप उस रोड से नहीं जाते, ठीक हो गया, अगर आप लंदन सिटी में दाखिल होंगे तो आपको 50 पाउंड चार्ज करते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है, आप डिफरेंट आइटम्स की कंजम्पशन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिक 3 4 फार्मूलाज हैं, या बेसिक जो कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब टैक्स लगाया किस तरह जाता है, इसके दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि भाई जो बर्डन है वो डायरेक्टली जो बंदा कमाई कर रहा है उसके ऊपर आता है, उसकी जेब के ऊपर बर्डन आता है, ठीक है। लाइक आपकी सैलरी है, या आपको कारोबार कर रहे हैं, आप उस कारोबार से मुनाफा कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो आपने खुद पे करना है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कोई आइटम ऐसी है जिसका टैक्स डायरेक्टली मेरे ऊपर नहीं आता, बल्कि जो कि बंदा उसको एंड में जाके कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अगर उसके ऊपर उसका बर्डन आता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मेडिसिन की एग्जांपल दी है, या मैं अगर आपको हाउस होल्ड एग्जांपल दूं, आप में से कोई बंदा बोतल परचेज करता है अगर कोक की, जिसकी मोस्ट वाज़ेह एग्जांपल है, कोई पत्ती का डब्बा परचेज करते हैं, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई देखी है आपने कभी, किस तरह लिखी होती है, ठीक हो गया, सही हो गया। उसके ऊपर क्या होता है, प्राइस प्लस एस टी दिस, ठीक हो गया। उसमें होता क्या है कि जो सेल टैक्स है, जो बंदा अल्टीमेटली पत्ती परचेज कर रहा है उसकी जेब से निकलता है, लेकिन हुकूमत के पास किसकी नजर में जाता है, जो पत्ती इंपोर्ट करने वाली कंपनी है वो हुकूमत को जमा करवाती है, लेकिन वो अल्टीमेटली पैसे निकल कहाँ से रहे हैं, मेरी जेब से निकल रहे हैं, मैं पत्ती परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका बर्डन अल्टीमेटली मेरे ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, अब इनका रेट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। अब उस रेट्स की बेसिस के ऊपर भी 3 तरह के टैक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले है आपके पास फ्लैट रेट टैक्सेशन, ठीक है, कि जैसे आजकल आपको आइडिया होगा, कोई बंदा इन्वॉल्व है टैक्सेशन के अंदर, के दुकानदार जो है छोटे, उनके लिए वो 25,000 रुपये फिक्स टैक्स ले आए हैं, पता है किसी को, ठीक है। वो क्या है, आपकी फ्लैट रेट टैक्सेशन है, कि आप जितना मर्जी कमा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ 25,000 देना है। ये क्या है, फ्लैट रेट टैक्सेशन की एग्जाम्पल है। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि भाई जितना कमा रहे हो ज्यादा, उतना ज्यादा आप टैक्स दोगे, जो हमारे यहाँ सिस्टम है कि अगर आप 6 लाख कमा रहे हो कोई टैक्स नहीं है, अगर आप 12 लाख कमा रहे हो 6 लाख है तो उसके ऊपर 6,000 टैक्स है। अगर आप 12 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो उसके ऊपर जो है ना फिर एक सर्टन परसेंटेज प्लस एक फिक्स अमाउंट जो है ना इसका टैक्स बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। स्लैब सुना दिया उन्होंने, ठीक है। ये क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद एक बिल्कुल डिफरेंट यूनिक चीज है रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि भाई आप जितना ज्यादा कमाओगे आप उतना कम टैक्स दोगे। ये किस मुल्क में लगता है? लगता नहीं है कहीं पे भी, लेकिन लॉ के अंदर है ये, ठीक हो गया। जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना कम टैक्स दोगे, ठीक हो गया, रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो देखने में तो बिल्कुल जो है ना वो कह लें कि इलॉजिकल लगता है ना, बेवकूफों वाली चीज लगती है, ठीक हो गया। अगर आप इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक हो गया, तब आपको वो फेवर कर रहे हैं, ठीक हो गया। बेसिकली वो आपको, लेकिन वो है ठीक नहीं है, ना, हम इंडस्ट्री ठीक वाले है, लोगों की। बेसिकली वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि भाई ज्यादा कमाओ, तो ठीक है। इंडस्ट्री जोन लगाया उन्होंने, जिसमें वो कहते हैं कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाए आपको टैक्स फ्री होगा। वो टैक्स फ्री जोन्स होती हैं, हाँ। जिस तरह यहाँ पे फेडमिक है, या यहाँ पे कहा जाता है इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये सुंदर है, ठीक है, वो डिफरेंट जोन्स है वहां पे है ये, ठीक है जी। तो 3 तरह की है, फ्लैट टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव है जो हमारे यहाँ है, और एक है रिग्रेसिव कि जितना ज्यादा आप कमाओगे उतना आपने कम टैक्स देना है, ठीक है जी। ये तो हो गया कि टैक्स है क्या, किस तरह का हो सकता है। उसके बाद यहाँ तक जो है ना मैंने आधा घंटा आपका दिमाग खाया, तो ये बात तो पल्ले पड़ गई होगी कि भाई टैक्स देना है, ठीक हो गया। लेकिन अब टैक्स देना किसको है, अगर मैं आपसे यहाँ पे उठ के एक टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दूं, आप दे दोगे मुझे? हाँ, अगर आप एफबीआई में काम करते हैं तो दे देंगे। आप किसी एफबीआर के मुलाजिम को या गेट पे खड़े हुए बंदे को दे देंगे? नहीं देंगे, ठीक है, आप नहीं दोगे, सही है। आप जो है ना अपने मोहल्ले में कोई बंदा रहता है, आपने उसको पैसे दे दिए तो भाई ठीक है मेरा टैक्स हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब उन्होंने ये आपको बोला है कि भैया आपने टैक्स देना है, लेकिन उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बाकायदा आपको एक अदारा भी बना के दिया कि भाई आप इस अदारे के साथ डील करोगे, आप इसको टैक्स जमा करोगे, ठीक है जी जी। कोई बोल रहा है यहाँ पे? नहीं सर, ये तो मैं बोल रहा हूँ।
अच्छा, अब टैक्स जमा करवाना है तो उसके लिए हमें उन्होंने एक अदारा बना के दे दिया। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है कि जब भी कोई नया कानून इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, तो उस नए कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले क्या हुआ, कानून बन गया, उस कानून को गवर्न करने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर अदारा भी बनाया जाता है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी जो रिसेंट एग्जांपल है कि पीरा बनी, ठीक हो गया, या सीटीडी जिसको बोलते हैं, ठीक हो गया, दो फोर्सेस बनी ना। अब उन्होंने कानून तो बता दिया कि ये दो फोर्सेस होंगी, तो उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक अलग फोर्स भी बना दी। ठीक हो गया, इसी तरह जब उन्होंने टैक्स का कानून लेके आए, तो इस कानून को गवर्न करने के लिए कि भाई इसको हमने अप्लाई भी करना है, इसके अंदर जो मसले मसाइल आएंगे, लोगों ने जो डील करना है वो कहाँ पे डील करे, उसके लिए उन्होंने एक अदारा भी कायम किया। ठीक हो गया, उसको बोलते हैं एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक हो गया, अब अदारा तो उन्होंने बना दिया, फिर उस अदारे को जो है उन्होंने थोड़ी बहुत पावर भी दे दी कि भाई पार्लियामेंट के पास तो जो है ना बाय डिफॉल्ट पावर है कि वो कानून बना सकती है। लेकिन अब जितने भी टैक्स पेयर्स के मसाइल हैं, मेरे मसले हैं या आपके मसले हैं या कोई भी कंपनी है उसके जितने भी मसले हैं, अब वो सारे के सारे मसले लेके अपने डायरेक्टली पार्लियामेंट में तो नहीं ना जाएगी कि भाई मेरा ये मसला आ रहा है, इसका हल करो या इसका कानून बना के दो मुझे। ठीक है, हर रोज नए बंदा जो है ना उसको नया मसला फेस करना पड़ता है। तो उस हर एक नए मसले को फेस करने के लिए या उसके ऊपर कानून साजी के लिए हुकूमत ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने थोड़ी सी पावर जो है ना वो एफबीआर को भी दे दी कि भाई आप भी थोड़ा बहुत कानून बना सकते हो। ठीक हो गया, उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सेकेंडरी लेजिस्लेशन। तो जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट के पास है, और जो सेकेंडरी है वो थोड़ी बहुत एफबीआर के पास भी है। अब सिंपल सा असूल है कि भाई जब किसी बंदे को पावर मिलती है तो वो औकात से बाहर हो जाता है, ऐसे ही है ना। ठीक, अब एफपीआर को उन्होंने पावर दी तो एफपीआर भी जो है एज यूजुअल औकात से बाहर होता है कि किसी भी बंदे को उठा के आपके ऊपर इतना टैक्स है, आपके ऊपर इतना टैक्स है, आप दो दो। ठीक है, अब अगर तो एफपीआर को चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई बंदा ना होता तो फिर तो सारे के सारे गए थे। ठीक है, वो अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन इस तरह के जो है वो हालात उनको कैटर करने के लिए उन्होंने एफपीआर के अंदर एक पैरेलल सिस्टम भी बना दिया कि भाई एक तो ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन विंग है, ठीक है, उसके पैरेलल उन्होंने एक सेपरेट विंग बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिसके अंदर जो है वो आपका कमिश्नर अपील्स बैठता है। ठीक है, आपको रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंट से या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से कोई मसला है, आप कमिश्नर अपील के पास रहे हो कि भाई मेरे साथ वो जो है ना ये दो नंबरी कर रहा है, ये ज्यादती कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, आप मेरी बात सुनो। ठीक है, अब अगर वहां पे भी जो है एफपीआर का पैरेलल विंग आपकी बात नहीं सुनता, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि है तो पेटी भाई ना वो भी उसी अदारे के अंदर है, वहीं पे है सारा कुछ। तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप चले जाओ ट्राइब्यूनल के अंदर। ठीक है, केस कर दो। ठीक है, ट्राइब्यूनल में चले जाओ, अगर ट्राइब्यूनल भी आपकी बात नहीं सुनती तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कोर्ट में चले जाओ। ठीक है, ये एक प्रॉपर सारे का सारा पैरेलल लिंक चल रहा है आपके पास। उसके बाद तो आपने एफबीआर में गए, एफबीआर से डिस्प्यूट हुआ तो फिर आप कोर्ट में चले गए, डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाते आप। फिर कोर्ट में गए। अच्छा, अब कौन बंदा ट्राइब्यूनल में जा सकता है, कौन बंदा कोर्ट में जा सकता है। ठीक हो गया, इसके लिए भी जो है ना वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि टैक्स की प्रैक्टिस जो है ना वो सिर्फ वकील तो करते नहीं है, उसके अंदर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक हो गया, आईटीपीज हैं, ये बहुत सारे कॉमन पीपल जो है वो भी करते हैं जिनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, अब कौन सा बंदा किस फोरम के ऊपर जाके बात कर सकता है, उसके लिए भी जो है ना इट्स लिमिट सर्टेन। ठीक है, हम वो भी देखने का क्या है। उसके बाद अब कानून भी बन गया, उसकी रखवाली के लिए एक अदारा भी बन गया, लेकिन अब वो अदारा माशाल्लाह इतना काबिल नहीं है कि जितने भी मसले मसाइल हैं उन सबको खुद हैंडल कर सके। ठीक है, लाइक हमारी जो रिटर्न फाइल होती है, ऑनलाइन फाइल होती है, उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है आयरस। अब उस आयरस के अंदर भी जो है ना आए रोज नए नए मसले होते हैं। ठीक है, आप प्रेस ये वाला बटन करते हैं, खुल ये वाला जाता है। ठीक है, आपने सेव करना होता है वो क्लोज हो जाता है, आपने प्रिंट लेना है वो सबमिट हो जाता है। ठीक है, आपसे कोई गलत एंट्री डल गई वो डिलीट ही नहीं हो रही, या आपने कुछ भी एंटर नहीं किया, आपके रिटर्न के अंदर जो है ना वैसे ही इतने सारे पैसे शो हो रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के मसले मसाइल हैं सॉफ्टवेयर के। तो इन मसले मसाइल को हल करने के लिए एक पैरेलल बॉडी भी मौजूद है, प्राल। ठीक है, उसके साथ भी जो है ना आपको बहुत मत्था मारना पड़ता है, डिफरेंट डील करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज भी हम देखेंगे कि वहां पे जो है ना आपको किस किस काम के लिए जाना पड़ सकता है, और अगर आपने जाना तो फिर क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी स्टार्ट में बताई थी कि ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो है स्टार्ट कहाँ से होता है कि आपने अपने आप को एज पर्सन रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो अब ये मैंने आपके सामने 5 स्टेटस लिखे हुए हैं कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने अपने आप को कहाँ पर रजिस्टर करवाना है,
अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटर हैं, कोई आप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, तो आपने कहाँ कहाँ पर रजिस्टर करवाना है। अब जितने नए अदारों के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, हर एक की नई कहानी है, ठीक है। हर एक अदारा जो है वो अपना अलहदा कानून लेके बैठे हैं कि आप मेरे पास आ रहे हो तो आप मेरी ये बातें मानो, ठीक हो गया। अब दूसरे अदारे के पास जाते हुए कहता है ठीक है भाई, आप उसकी बात तो मान रहे हो, अगर आप मेरे पास आए हो तो आपने मेरी ये बातें भी माननी है, ठीक। तो एक पर्सन के ऊपर कौन कौन से कानून लगते हैं, ठीक है, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर लीगली स्पीकिंग कोई भी कारोबार कर सकते हैं जो लीगल बिजनेस है, ठीक है। कोई भी से मुराद हर ऐसा कारोबार जिसके अंदर जो जर्नल पीपल हैं या जो कॉमन लोग हैं उनकी किसी प्रॉपर्टी को, जान माल को कोई नुकसान ना हो, तो आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कारोबार हैं सिंपल नेचर के, कि आपने यहाँ पे दुकान खोली, आपने जो है ना यहाँ पे पानी बेचना शुरू कर दिया, आपने यहाँ पे लैपटॉप बेचना शुरू कर दिया, मोबाइल बेचें, कपड़े बेचें, जूता बेचें, जो मर्जी बेचो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं जो हैं सेंसिटिव नेचर के, ठीक है, या कुछ स्पेशलाइज उनके अंदर एक्टिविटी है। तो अगर आप उन कारोबार के अंदर जाते हैं तो फिर आपको जो है ना एक एडिशनल चीज जो है, या कुछ एडिशनल कानून है, या कुछ एडिशनल अदारे हैं, उनके साथ भी डील करना पड़ता है, ठीक है। लाइक शादी वाला जो है बिजनेस, जो मैरिज ब्यूरोज होती हैं या कोई मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं, ठीक है, इनका है किसी को आइडिया, ठीक है। अब जो शादी का तो आइडिया होगा आपको ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं कि जो मैट्रिमोनियल सर्विसेज देती हैं कंपनियां, ठीक है, ये जो मैरिज ब्यूरोज होती हैं, उनके लिए एक तो सिंपल यह है कि वो अपने आप को एफआईआर में रजिस्टर करवाएं। लेकिन आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे जो है ना वो शादी के नाम पे शादियां करके लड़कियों को बाहर लेके जाते हैं, स्मगल कर देते हैं, इंसानी स्मगलिंग होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो सेंसिटिव नेचर का कारोबार है, काम है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि भाई आप एफआईआर में तो रजिस्टर कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो, आप एसएससी में रजिस्टर होगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक एडिशनल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप उस कारोबार के अंदर आ रहे हो तो आपने वो लाइसेंस भी लेना, उसके बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। तो उसका सारे का सारा क्या तरीकाकार है हम वो भी देखेंगे। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे बैठ के भाई को कॉफी शॉप खोल दी, ठीक है। आपने कोई कॉफी शॉप खोली, आपने जो है ना उसका बड़ा कोई फैंसी सा नाम रख दिया। दूसरे दिन आपने उठ के देखा, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुआ था कि स्टारबक्स और स्टारबक्स, ठीक है, हुआ था ना ये वाला। उसमें क्या होता है कि भाई आपने जो है बड़ा कोई अपना सालों लगा के को अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, आपने को बड़ा ब्रांड नेम बनाया। कल को जो है ना मैं उठ के आपके बराबर में जो है आपके नाम से कारोबार शुरू कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना हाफिज का हसन सोन हलवा है, ठीक है। अब मुल्तान के अंदर आप जाएंगे, वहां पे जो है ना हर बंदे के बाहर लिखा हुआ है ये हाफिज का सोन हलवा है, हाफिज का सोन हलवा है, वो आपको 1000 मिलेंगे। अब उनमें फैसल वाला कौन सा है, कोई पता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, वो रिवाड़ी के अंदर है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या होता है कि भाई आपका लोगो या आपका ब्रांड कोई और बंदा ना यूज कर दे, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ते हैं, आपको एक अदारे के साथ जाके अपना ब्रांड या लोगो रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आईपी रजिस्ट्रेशन। उसके लिए एक अलग कानून है। उसके बाद अगर कोई बंदा यहाँ से बच्चे लेके जाता है बाहर पढ़ने के लिए, ठीक है, अब जो है कोई बंदा अगर बच्चे लेके जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या है, एडिशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अगर कोई बंदा टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वैसे जो है ना कोई बंदा घूमने फिरने के लिए लोगों को बाहर लेके जाता है, उसके लिए भी एक डिफरेंट लाइसेंस है। अगर कोई बंदा बाहर लोगों को नौकरियों के लिए लेके जाता है, ठीक है, काम तो सिंपल सा है ना कि भाई लोगों को बाहर लेके जाना है पाकिस्तान से, लेकिन उसका पर्पज डिफरेंट है कि एक जो है ना वो लेके जा रहा है वैसे टूरिज्म के लिए, उसके लिए डिफरेंट लाइसेंस है। अगर वो बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर लेके जा रहा है, उसके लिए डिफरेंट लाइसेंस है। अगर वही बंदा जो है ना लोगों को बाहर जॉब देने के लिए लेके जा रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट लाइसेंस है। तो ये स्पेशलाइज नेचर के जो लाइसेंसेज हैं, हम इस क्लास के अंदर ये भी देखेंगे कि अगर एक बंदा उस बिजनेस के अंदर जाता है, ठीक है, तो उसने वो लाइसेंसेस वगैरह कैसे लेने हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, और अगर वो लाइसेंस ले लेता है तो फिर उसके ऊपर कौन कौन से कानून बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये मैंने आगे थोड़े थोड़े जो है ना कानूनों के नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद बोर तो नहीं हो गया भाई, टाइम भी काफी हो गया। अच्छा, बोर होने के अल्टरनेटिव क्या है? हाँ, तो नहीं फिर आप बताएंगे तो ढूंढ ही लेंगे ना कुछ ना कुछ, आपने से बात की, alternative है। ठीक है। अच्छा भाई, ये सारी बातें वही हैं जो मैं ना पहले आपके साथ कर चुका हूँ, ठीक है, कि हमने जी 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 कर देंगे सर शेयर, ठीक है। तो
ये जो है मैंने आपको ना एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दिया कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, आगे 4 महीनों के अंदर जो मैं आपका दिमाग खाऊंगा बैठ के, उसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। तो मैं इतना याद करके आया था। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रोविंशियल सेल टैक्स, उसके बाद जो है आपके जो एससीसीपी की फाइलिंग होती है वो, और जो स्पेशलाइज्ड लाइसेंसेज होते हैं, जिस तरह आईपी आपने अप्लाई करना है, आपने ओईपी का लाइसेंस लेना है, आपने पीसी का लाइसेंस लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, डीटीएस का लाइसेंस लेना है, ठीक हो गया, ये सारे के सारे किस तरह लेने हैं वो सारे का सारा लेना इस कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या है। सर आप क्या कुछ भी कर सकते हैं, नहीं नहीं वो तो बिजनेस नहीं कर सकते। लाइक आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ये बताए ना। मैं बता देता हूँ सर, आप खुद से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है आप कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास ना एक इस्लामाबाद में मेरा कोर्स था, वहाँ पे हमारे पास एक कायदे आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है, वो थे पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंसेज। सारी जिंदगी उन्होंने जो है ना वो कभी अपने रिटर्न पे खुद फाइल नहीं की थी। उन्होंने क्या किया, वो 4 महीने कोर्स के अंदर बैठे हैं, और अब माशाल्लाह वो रोज जो है ना मेरे पास नया नया क्लाइंट लेके आ रहे होते हैं कि सर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, अब मैं जो है ना फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्लाइंट है, इसका बताएं क्या करना है, इसका क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट तक जो है ना वो करवा के दे देते हैं लोगों को, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ना आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक जो है ना वो बता के बताइए जो है ना छोड़ दूंगा कि भाई कानून के अंदर ये लिखा हुआ है, सारा कुछ नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सारा जो है, ठीक है। हाँ सारा करके दिखाऊंगा, वन बाय वन, वो बकरियां नहीं है आपकी जो है ना सारे इकट्ठी मैं शुरू करेंगे, वन बाय वन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप जो है ना अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस ओनर है तो आप जो है ना प्रॉपर अपना मैनेज कर सकते हैं बिजनेस के, भाई आपका कंसल्टेंट आपके साथ करके आ रहा है, ठीक है। अगर जो है आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना वो ऑप्शन होता है जॉब स्विच करने का, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी जो है ना जॉब होल्डर यहाँ पे बैठे हैं मोस्टली आप होंगे अकाउंटेंट फाइनेंस में से, लेकिन अगर आपके पास जो है ना वो कॉम्बो हो जाता है, टैक्सेशन भी साथ मिल जाती है, ठीक है। तो जो छोटे बिजनेस है ना वो मल्टीपल पर्सन अफोर्ड नहीं करते कि एक बंदा जो है ना वो अकाउंट्स के लिए अलहदा रखें, टैक्स के लिए अलहदा रखें, वो ढूंढते हैं कि भाई ऐसा बंदा हो जिसको सारा कुछ आता हो, ठीक है। तो वो बजाय इसके कि 2 बंदे जो है ना वो लाख लाख पे रखें, वो आपको 1.5 या 1.80 पे रख लेंगे, इसके ये बेनिफिट भी है। आईएएस सिस्टम में वो भी जाना जी जी बताऊंगा सर, बताऊंगा, कल जो है ना वही करेंगे, अगली क्लास के अंदर प्रॉपर शुरू कर देंगे उसको। जी जी क्वेश्चन है वन बाय, पहले ऑनलाइन वाले जो है ना क्वेश्चन है आप पूछते जाएं वन बाय वन, हैंड रेस करते जाएं सर, आप 2 मिनट वेट करें। जी जैन भाई। जैन साहब। जी सर। सर सर वो आपका मैं हैंड रेस पूछना किया था हुआ कि, है। जी सर यार मैंने बोले पूछना ना ये था आपने। कि अगर ये हम, आवाज नहीं आ रही सर। यार 1 मिनट, यहाँ पे ना बड़ी जरूरी बात हो रही है, वो कर लें। हेलो भाईजान, मर्जी है यार। जी बताएं जैन भाई। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये हम 4 मंथ की क्लासेस कंप्लीट कर लें तो हम अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी, बिल्कुल अगर कर हमारे सकते हैं, साथ बिल्कुल कर कोई। सकते हैं। जी। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, एक तो जो है ना आप खुद इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह के सारे मैटर हल कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं पे मसला आ रहा हो तो आपके पास मेरा नंबर होगा, मेरे जो है ना जब चाहे तंग कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। जी इसमें आप इंटर्न कर सकते हैं, इंटर्नशिप कोई है? हाँ तो सारा कुछ करवा देंगे, इंटर्नशिप भी हो जाएगी, प्रैक्टिकली मैं चलिए चीज तो आपने आपको भी करके कहा दिखाऊंगा ना अभी यहाँ। सब अगर आपको जो है तो मारा जाएगा इंटर्नशिप जो है ना फर्म ढूंढने कोई, नहीं। हम तो यहाँ पे जो है ना वो किसी मतलब के हमारे साथ पास फर्म है सही। सीखिए जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ताकि कर सकते हैं। समझ तो आए ना, जी जी इसको कर सकते देखिए हैं, करके भी आए। कर सकते हैं। जी जूम यूजर। अभी मेरा एक सवाल है टैक्स के हवाले से। जी बताएं। ये प्रोविडेंट फंड जो होता है, जी प्रोविडेंट फंड का 50% हमारी कंट्रीब्यूशन है, 50% उनकी। फॉर एग्जांपल हमारा मेरा कंट्रीब्यूशन पूरे साल में हुई है कोई 5 लाख रुपया, ठीक है। एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की मिला कर। हाँ जी। अब उस पर जो होता है प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ऑलमोस्ट सेविंग होता है, वहाँ उस पर आया प्रॉफिट, हाँ जी। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पर टैक्स भी कट गया। ठीक अब है। एनुअल बेस पर जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाँ उस जी। पर फर्दर टैक्स लगेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो वैसे ही उसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होता होगी? है आपके पास ऑप्शन होता है, जो प्रोविडेंट फंड है ना मैं आपको बता दूं,
जी कि जी प्रोविडेंट फंड का सीन क्या होता है कि एक हिसाब की सैलरी में से कटता है 8.33%, और जी बाकी 5 हिस्से जो है वो एम्प्लॉयर मिला के उसको एक अलग ट्रस्ट के अंदर रखवा देते हैं। जी जी ठीक है, वो पैसे आपके बढ़ते जाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपका एक्रू होता जाता है। जी फिर जी जब आप पैसे वहां से निकलवाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप उसको नॉर्मल इनकम के साथ ऐड करके टैक्स करवाना चाहते हैं या उसको अलग से टैक्स करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड करके टैक्स करवाते हैं वो आपकी मर्जी होती है, आपको लिख के देना पड़ता है। अगर आप उसको ठीक नॉर्मल इनकम के अंदर ऐड करके टैक्स करवाएंगे तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, फिर आप अपने रिटर्न में पे करते हैं उसका टैक्स। लेकिन ठीक है। अगर आप उसको अलग से टैक्स करवाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप जो है पिछले 3 साल का एवरेज रेट है उसके ऊपर टैक्स करवा दें उसको। नहीं नहीं, मैं प्रोविडेंट फंड नहीं निकलवा रहा, जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर प्रॉफिट टैक्सेशन का ही आया बता ना। रहा हूँ मैं आपको कि टैक्सेशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक उसको अपनी नॉर्मल रिटर्न के साथ टैक्स कर लें, बाकी ठीक है। जितने आपकी है ना सारी इनकम जी उसी के जी अंदर ऐड कर लें कि आपकी साल की 12 लाख की सैलरी और आपका 80 लाख का जो है प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है, तो जी जी टोटल जो 92 लाख है आप उसके ऊपर रेट लगा लें। और दूसरा ऑप्शन ठीक। आपके पास ये होता है कि आपकी जो 12 लाख सैलरी है उसको अलहदा रखें और जो 80 लाख है उसके ऊपर डिफरेंट रेट लगा लें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शुक्रिया सर। सर एक मिनट बस जी, हफीज साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कुछ अकाउंट्स खुलवाते हैं ना बैंकों में, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट फंड्स में करवा देते हैं और कहते हैं कि जी अगर आप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको टैक्स नहीं कटेगा, ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो मुझे उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक ने अभी एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है इन्वेस्ट पार्क के नाम से, उसमें ठीक है डायरेक्ट ही स्टेट बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आई थिंक उसमें भी टैक्स नहीं कटता या कम करता है। उसके बारे में सर कुछ बता सकें। सर, ये जो है ना स्पेशलाइज नेचर के फंड होते हैं। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट मैं आपको बात करूं तो आपके जितने भी फंड है ना, कोई भी फंड ऐसा नहीं है जिसके ऊपर टैक्स नहीं करता। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि कुछ फंड्स जो है उनको प्रमोट करने के लिए या किसी खास मकसद के तहत हुकूमत कुछ फंड्स को एग्जाम्पशन दे देती है, आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर ऐड कर देती है इनकम टैक्स से। उससे क्या होता है कि वो खास फंड जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है कि उसके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसे निकलवाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कटता आपका।